पिछली सदी की एक कदावर सियासी शख्सियत गिरधारी लाल डोगरा साहब आज के दिन 1987 में इंतकाल कर गए थे। तब वो 72 साल के थे। आज उनकी बरसी के मौका पर सुबह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी यादगार पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे फूल चढ़ाकर उन्होंने उनको खिराज अकीदत पेश की। आज से 6 साल पहले डोगरा साहब का जब बर्थ सेंटेनरी ईयर था, तब जुलाई 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर के ऊपर जम्मू तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक सभागार में यहाँ पे बात करते हुए डोगरा साहब की ज़िंदगी के बारे में बात की थी। इस स्टेचर की थी डोगरा साहब की ज़िंदगी। आज हम भी बात करते हैं और हो सकता है ये बात करते हुए जो जम्मू सूबा की मुसलसल सियासी उदासी है उसमें हम अपनी तालीम में थोड़ा मज़ीद इजाफ़ा कर सकें। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। कई बार जब सियासी शख्सियात के बारे में, इवेंट्स या प्रोसेसेस के बारे में हम बात करते हैं तो मैं अक्सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक कैविट अपनी तरफ से दाखिल कर देता हूँ कि ये 15-20 मिनट का वीडियो काफ़ी नहीं है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी की अक्कासी कर सके या प्रोसेसेस और इवेंट्स को बयान कर सके। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी चीज़ को दोहराएं, थोड़ी सारी उनके बारे में बात करें ताकि वो सोसाइटी में चली जाए और ताकि लोग मज़ीद उस पर तहकीक करें, उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनके बारे में बात करें। ख़ास करके जो डोगरा साहब के स्टेचर के लोग हैं उन पे बहुत कम लिटरेचर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आज के जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो उनके ऊपर किताबें लिखें, उनके ऊपर रिसर्च करें ताकि जो नौजवान पीढ़ी है वो कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करे या लाइफ के लिए कुछ लर्निंग लेसन्स मिलें। कभी कभी मैं अपने इन एपिसोड्स में जम्मू को कश्मीर से सेपरेट करके भी बात करता हूँ मैं, ताकि क्योंकि जम्मू में बड़ी ज़रूरत रहती है डिबेट की, तो हम एक इंडिपेंडेंटली भी एग्जामिन कर सकें जम्मू सूबा के अफेयर्स को। जब जम्मू सूबा के ऊपर मैं देखता हूँ कि 20वीं सदी में ऐसी कौन कौन सी बड़ी सियासी शख्सियात थी जिनको लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा, जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन, कुछ रिफॉर्म्स या ऐसी चीज़ें की हों, तो 12 या 15 से ज़्यादा नाम नहीं आते। अगर आपके नोटिस में ज़्यादा नाम आते हैं मुझे बताइए, मैं भी उनके बारे में तहकीक करूँगा, खोज करूँगा। ये जो अभी की 21वीं सदी है इसके बारे में तो आप रहने दीजिए। मैं अक्सर समझता हूँ कि क्लर्क एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन आपका मिजाज क्लर्क का आप रखते हों और आप कहें कि आप सियासी लीडर हैं, वो आप अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ भी बड़ी बददियानती करते हैं। खैर, बात करते हैं 20वीं सदी की, क्योंकि डोगरा साहब के बारे में बात कर रहे हैं। जो नाम मेरे जहन में आते हैं जो बड़ी सियासी शख्सियात रही पिछले 100-125 साल में, उनमें एक बड़ा नाम उभर कर आता है पंडित प्रेम नाथ डोगरा साहब का, फिर गिरधारी लाल डोगरा का, ज़ाहिर है जिनके बारे में आज बात कर रहे हैं, सरदार बुद्ध सिंह, कामरेड किशन देव सेठी, राम प्यारा सराफ, चौधरी गुलाम अब्बास, मोतीराम बैगड़ा, उसके अलावा हमीदुल्ला ख़ान हैं, अल्लाह राखा सागर हैं, सरदार इब्राहिम ख़ान हैं, सरदार क़यूम ख़ान हैं। ये जो सरदार खान और ये चौधरी जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़ा में चला गया तो इनकी सियासत और इनका वजूद है वो भी सारा वहाँ चला गया और हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव से ये एग्जिट कर गए। जो बाकी लोग मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, सरदार बुद्ध सिंह साहब जैसे हो गए, कामरेड किशन देव सेठी, राम प्यारा सराफ और मोतीराम बैगड़ा, जो शिफ्टिंग सैंड्स पॉलिटिक्स की जो चलती रही उसमें इनकी जो शख्सियात हैं वो कंज्यूम हो गई। तो लिहाजा जो आज का जम्मू है, जिसमें आज के जम्मू में हम सांस ले रहे हैं, उसका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें जो सेट बैठती है जिनका सियासी सफ़र, वो बड़े दो नाम हमारे पास बच जाते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का और गिरधारी लाल डोगरा का। आज बरसी तो गिरधारी लाल डोगरा साहब की है, लेकिन जब मैं गिरधारी लाल डोगरा की शख्सियत के ऊपर जब मैं नज़र घुमाता हूँ, नज़र दौड़ाता हूँ, तो मुझे पंडित प्रेमनाथ डोगरा का जो नाम है वो इनसेपरेबल लगता है। वो इसलिए कि पहले मैं क्विकली जो गिरधारी लाल डोगरा का मैं एक थोड़ा बता दूं कि वो बड़ी एक जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, जिस तरह से उनको याद किया जाता है, वो लगभग 26-27 साल मुसलसल जम्मू कश्मीर की जो काबीना है उनमें वज़ीर रहे हैं मुसलसल। यानी वो शेख अब्दुल्ला के साथ मिनिस्टर थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद के साथ मिनिस्टर थे, GM सादिक के साथ थे, ख्वाजा शमसुद्दीन के साथ थे और सैयद मीर कासिम के साथ। 2 प्राइम मिनिस्टर्स और 3 चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुसलसल उन्होंने 24-25 साल लगातार उन्होंने काम किया है। इसमें से 22-23 साल मुसलसल उनके जो हैं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। एक जम्मू में बहुत बड़ा एक नाराज़गी रहती है ना कि जो बड़े ओहदे होते हैं वो कश्मीरी ले जाते हैं और जम्मू को यही एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री सलाथिया साहब को दे दिया या किसी को। डोगरा साहब 20 साल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के मुसलसल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ़ बजट्स प्रेजेंट करने का एजाज़ मेरे ख्याल से मुल्क भर में
रियासती सतह के ऊपर या नेशनल सतह के ऊपर वो किरदारी लाल डोगरा साहब को वो हासिल है। इतना मुसलसल किसी ने काम नहीं किया। उसके बाद 1975 तक, यानी ये नवंबर 1947 से लेकर 1975 जनवरी फरवरी तक ये रहे, मिनिस्टर रहे, लेजिस्लेटर रहे, 77 तक लेजिस्लेटर भी रहे। और 80 में ये लोकसभा का इलेक्शन जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से, 1984 में उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने इलेक्शन जीता। ये वाहिद एक ऐसे शख्स हैं पूरे 70 साल में जिन्होंने जम्मू सूबा में दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतकर लोकसभा में जाने का जिनको मौका रहा है। और जब 80 में ये जीत कर गए थे तो वहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी थी, मिनिस्टर तो नहीं बन पाए थे लेकिन काफ़ी पॉसिबिलिटी थी कि ये लोकसभा के स्पीकर बन जाएं। वो बाजी मार ली बलराम जाखड़ ने, इनको बना दिया था चेयरमैन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड का। वो भी अपने आप में एक लगभग कैबिनेट लेवल कैबिनेट पोजीशन का होता है। ये एक करियर जो CV जब आप देखते हैं तो आप मोटे तौर के ऊपर इसमें नज़र डालते हैं। जब आप 5 प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स के साथ आप मुसलसल मिनिस्टर रहे हों तो उसकी कीमत आपने या आपके लोगों ने किसी न किसी लेवल के ऊपर किसी न किसी तरीके से तो चुकाई होगी। खैर, जब मैं वापस जाकर इनकी ज़िंदगी के ऊपर देखता हूँ, मैं 1915 में हीरानगर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद बुनियादी स्कूल उन्होंने जो स्कूलिंग है पास में ही हासिल की। उसके बाद सांबा में आए, आला तालीम के लिए लाहौर में चले गए, वकील बने, जम्मू में आकर इन्होंने अपने आप को एनरोल किया। और जो इमर्जिंग जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है या जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जैसे ही आपने जवानी में की दहलीज में आपने पाँव रखा तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शंस हैं वो शुरू हो गई। मैं साथ ही नाम ले रहा था पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब का भी। उसकी वजह है एक बड़ी ख़ास वजह यह है कि जो मैं जम्मू की सियासी उदासी की बात कर रहा था, वो एक मुसलसल मसला जो है वो हमारे सामने रहता है। आप किसी भी महफिल में बात करें, वो कहते हैं कि जो जम्मू का पॉलिटिकल स्टेचर है ये इमर्ज नहीं हो पाया क्योंकि कश्मीर ने ओवरशैडो करके रख रखा। 2 बातें कहते हैं कि भी एक कश्मीर ने हमें, दे मेड अस टू प्ले सेकंड फिडल टू देम, कि उन्होंने वो पोजीशन, वो एस्टीम, वो दर्जा हमें दिया नहीं। दूसरी बात अक्सर कहते हैं कि दिल्ली ने भी बेवफाई की जम्मू के साथ, जो जम्मू को अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। आप कई सियासी महफिलों में जाकर आप बात करते हैं, लोग अक्सर कहते सुनाई देते हैं वहाँ पे कि दिल्ली ने अक्सर जम्मू को कश्मीर के ड्राइंग रूम में एंटर करने के लिए एज ए फुट मैट इस्तेमाल किया है। तो फिर जब मज़ीद बात होती है तो कहते हैं कि ये ना होता अगर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे और गिरधारी लाल डोगरा जैसे लीडरान अगर वक्त ब वक्त अगर आते रहते जो मंजर आम के ऊपर, तो ये ऐसा शायद ना होता। अब क्योंकि उस स्टेचर का लीडर दोबारा कोई आया नहीं, तो इस तरह से जम्मू का जो इस्तिसाल है, जम्मू की एक्सप्लॉयटेशन है, जम्मू की जो एक पॉलिटिकल इन्फीरियरिटी का प्रोसेस है वो लगातार चलता रहा। तो इसलिए मुझे लगा कि जब इनके जो नाम की जो है हाइफनेशन होती है, कपलिंग होती है, तो क्यों ना मैं इनको इकट्ठे करके जो है वो याद करके इनके बारे में बात करूं। 1930s की दहाई, तब पूरे हिंदुस्तान में जो फ्रीडम मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, वो अरूज के ऊपर थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो रहा था कि जो रिलीजियस जो पोलराइजेशन है वो भी हो रही थी, क्योंकि कई हिंदू और कई मुसलमान मिलकर एक दूसरे को बताते थे कि जो बुनियाद है नेशनलिज्म की वो शायद मज़हब है, ना सारे हिंदू ना सारे मुसलमान। ये बात हमेशा याद रखना, चंद मुसलमान और चंद हिंदू, ये क्योंकि मज़हब को बुनियाद बना रहे थे, तो वो एक बात वो भी चल रही थी। प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो हालांकि इस सियासत का पूरी तरह से हिस्सा नहीं थी, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से इससे आइसोलेशन में भी नहीं रख पा रही थी। तो जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो 1931-32 में जो कश्मीर में कुछ इवेंट्स हुए उसके बैकड्रॉप में बनी, शेख अब्दुल्ला उसके लीडर थे, लेकिन उसको ज़्यादा सपोर्ट जो है वो जम्मू से भी बहुत ज़्यादा हासिल थी। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहुत नज़दीक जा चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के दरमियान जो ज़ाती दोस्ती थी वो एक उसकी बड़ी वजह थी। लिहाजा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट करके उसको एक सेक्युलर आउटलुक देने के लिए उसको बना दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये 1938-39 लेट 1930s का जो ये दौर है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक नई पॉलिटिकल आउटलुक, एक नया सियासी मिजाज, नए अलायंसेस और नए तौर तरीकों के साथ लोगों के बीच जा रही थी। इसी दौरान क्या हो रहा था कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो भी अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रही थी। तो जम्मू में 1939 में आरएसएस आई। 1939 और 42 के दरमियान
आरएसएस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में और उसका जो फुटप्रिंट है उसको एक्सपेंड करने में, इन्हांस करने में जो सबसे कलीदी रोल था वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा का था। पंडित प्रेमनाथ डोगरा आरएसएस के एक इम्पॉर्टेंट की फंक्शनरी, प्रचारक भी बने। इस दौरान गिरधारी लाल डोगरा भी लाहौर से एलएलबी की अपनी जो तालीम है वो हासिल करके जम्मू में आकर बतौर प्लीडर एज लॉयर उन्होंने एनरोल कर दिया हुआ था। जो सियासी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रही थी बाकी लीडरों के साथ इंस्पायर करके गिरधारी लाल डोगरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। पंडित प्रेमलाल डोगरा मसरूफ़ थे ये आरएसएस को एक्सपेंड करने में, गिरधारी लाल डोगरा मसरूफ़ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस्टेब्लिश करने में और एक्सपेंड करने में। उसकी ख़ास वजह भी थी कि जो जम्मू से जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, जब शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया तो तब वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो जम्मू में किस तरह से अपने आप को ऑपरेट करें। तो वो प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू सूबा में इस्टेब्लिश किया और एक्सपेंड किया, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो गिरधारी लाल डोगरा साहब का था। दिलचस्पी की बात यह है कि डोगरा सिर्फ सरनेम ही नहीं है इनका, ये आपस में करीबी रिश्तेदार भी थे। हालांकि दोनों एक जनरेशन अपार्ट थे। जो प्रेमनाथ डोगरा साहब थे वो गिरधारी लाल डोगरा से 29 साल उम्र में बड़े थे। गिरधारी लाल डोगरा की शादी है प्रेमनाथ डोगरा साहब की भतीजी के साथ हुई थी, तो लिहाजा ये रिश्ते में उनके दामाद भी थे। तो ये एक इतनी करीबी रिश्तेदारी भी सिर्फ डोगरा सरनेम ही नहीं था। आने वाले जो 40 साल हैं 1939-40 से लेकर जो आने वाले 30-35 साल ख़ास करके जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत में प्रेमनाथ डोगरा के भी और गिरधारी लाल डोगरा का भी एक की फंडामेंटल रोल जो है वो ख़ास करके जम्मू सूबा की सियासत में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रहा। एक ही टाइम में, एक ही स्पेस में, एक ही इरा में, एक ही टाइम में, एक ही रीजन में एक बड़ा रोल दोनों प्ले कर रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। 40s के डेकेड में प्रेमनाथ डोगरा जो आरएसएस और हिंदू नेशनलिज्म के एतबार से अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे। जब 1947 में बहुत डेवलपमेंट्स हुई, आपको सारी डेवलपमेंट्स का पता है, लेकिन एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया वो एक अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट थी। उस एक्सेशन में जो कंडीशंस थी कि जम्मू कश्मीर की एक ऑटोनॉमी रहेगी कि 3 जो ज़ाब्ते हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनको छोड़कर बाकी एक इंटरनल जो इंडिपेंडेंस, इंटरनल ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर की रहेगी। उसके डायरेक्ट रिस्पांस में एक पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ पे इरप्ट हुई जिसका नाम था प्रजा परिषद एजिटेशन। जम्मू प्रजा परिषद पहले तो पार्टी का नाम था, उसके बाद जो एजिटेशन इंटेंसिफाई हुई वो प्रजा परिषद एजिटेशन थी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहता था कि जम्मू कश्मीर का एक इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो रहेगी। उसके जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं वो फिर सारी स्टेटमेंट्स हैं ये बताती थी। उसके रिस्पांस में नवंबर 1947 में जम्मू प्रजा परिषद की जो फाउंडेशन है वो जम्मू में रखी गई। इसी महीने में नवंबर 1947 में यानी 30 अक्टूबर को शायद शेख अब्दुल्ला ने ओथ ले ली थी एज एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर कि एज ए प्रिल्यूड टू बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 1948 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन उसके बतौर प्रिल्यूड 1947 के अक्टूबर के आखिरी दिन उन्होंने ओथ ली थी बतौर एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। जब नवंबर 1947 में जम्मू प्रजा परिषद एक्सेशन को अपोज करने के लिए वजूद में आई थी, उसी वक्त जो गिरधारी लाल डोगरा है वो शेख अब्दुल्ला की एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने शमूलियत हासिल की, वो एक एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बने। ये शुरू के कुछ देर थी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी एक डायरकी थी कि कुछ जो तरीक़े थे गवर्नमेंट के, जो पावर थी वो डिवाइडेड थी बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड महाराजा हरी सिंह। दिलचस्पी की बात यह है कि जब एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने बनाई तो इन्होंने जो उसमें नॉमिनीज़ हैं वो डिवाइड कर लिए कि कुछ लोग शेख के कोटा से आएंगे और कुछ महाराजा के कोटा से आएंगे। शेख के कोटा से कश्मीर वैली के सारे लोग और जम्मू सूबा के जो मुसलमान अक्सरियत इलाके हैं वहाँ से आए, और महाराजा के कोटा में ज़्यादातर हिंदू अक्सरियत इलाका से आए, सारे हिंदू लोग थे एक्सेप्ट गिरधारी लाल डोगरा जो कि शेख अब्दुल्ला के कोटा से आए थे। इस तरह से करके 2 चीज़ें हुई जो जम्मू सूबा की, क्योंकि हम कश्मीर से आइसोलेशन में बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वो इस वक्त चल रही थी। एक ये कि एक यहाँ पे ये एजिटेशन चल रही है
कि जम्मू कश्मीर जो है इसकी टोटल अनकंडीशनल कंप्लीट इंटीग्रेशन होनी चाहिए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। और उस एजिटेशन के जो रूए रवा हैं, जो लीडर हैं, वो है पंडित प्रेमनाथ डोगरा। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि जम्मू कश्मीर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, ये कंडीशन जो है वो बताई जा रही है कि हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। और उसमें कश्मीर में तो शेख अब्दुल्ला और उनके बाकी साथी हैं, लेकिन जम्मू में जो कलीदी रोल अपना रहे हैं, जो कलीदी रोल जो प्ले कर रहे हैं, वो थे गिरधारी लाल डोगरा और इनके बाकी साथी। उसके बाद मज़ीद जब डेवलपमेंट्स होती हैं, ये काफ़ी अनरेस्ट का वक्त रहा, मज़ीद जब डेवलपमेंट्स होती हैं 1952 में जो प्रजा परिषद एजिटेशन है ये इंटेंसिफाई होगी। ये इस कदर इंटेंसिफाई होगी कि नेहरू ने, ये मेरे पास किताब पढ़ी है, उन्होंने लिखा है, कई बार उन्होंने लिखा स्टेटमेंट्स और चिट्ठियों में उन्होंने लिखा है कि ये एक इतना बड़ा मामला था कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर स्प्लिट हो गया, हिंदुस्तान का विभाजन हो गया। लेकिन एक बड़ी मिसाल जो दुनिया भर के सामने पेश करने के लिए वो थी कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसने फैसला लिया कि वो, और उसकी सिर्फ महाराजा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े लीडर, उन्होंने फैसला लिया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। हमारे दरमियान कुछ इशू थे दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो हम सॉर्ट आउट कर रहे थे, और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दावत दी थी, उन्होंने कहा था कि इसी साल हम डायलॉग करके इस मामले को सेटल करेंगे। लेकिन जो जम्मू की प्रजा परिषद एजिटेशन है, इसने सारा मामला ख़राब कर दिया। इस एजिटेशन की वजह से जो कश्मीर की लीडरशिप है, उनके शक और शुबात और ज़्यादा बढ़ गए, और अब हम उनके साथ रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेहरू ने अपनी किताब में और अपने खतूत में ये चीज़ लिखी हुई है। ये जो 1952 की एजिटेशन हो रही थी, जिसमें 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इस एजिटेशन के जो लीडिंग स्टार थे वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे। ये एजिटेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि दिल्ली एग्रीमेंट जो है बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड नेहरू, या जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली एग्रीमेंट चल रहा था, उस दिल्ली एग्रीमेंट की उन दिनों में नेगोशिएशन चल रही थी, इसलिए ये एजिटेशन यहाँ पे इंटेंसिफाई हुई थी। उस नेगोशिएटिंग टीम में जो 5 या 6 लोग थे जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ग्रेटर एम्पावरमेंट, ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए जो दिल्ली में नेगोशिएट कर रहे थे, उसमें गिरधारी लाल डोगरा जो है वो की मेंबर थे उस नेगोशिएटिंग टीम का। तो लिहाजा अभी जो आर्टिकल 35A अभी जो गया पिछले 5 अगस्त 2019 को 370 के साथ, और जो बाकी चीज़ें जब उसके साथ हुई, तो उसमें हमारे पास जो हम वापस जाकर बैकग्राउंड में जाकर हम देखते हैं, जो आर्टिकल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेशन ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर जो लगा 1954 में, वो इंटायरली बेस्ड था दिल्ली एग्रीमेंट के ऊपर। दिल्ली एग्रीमेंट को जो इम्प्लीमेंट किया, शेख तो 1953 में चले गए, उनको डिसमिस कर दिया गया। उस एग्रीमेंट को जो इम्प्लीमेंट किया वो बख्शी गुलाम अहमद की गवर्नमेंट ने किया। उसमें जो मज़ीद नेगोशिएशन हुई हैं, उसमें जो बख्शी के बिहाफ के ऊपर टीम जो दिल्ली में जाकर नेगोशिएट करती थी, जिसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में आर्टिकल 35A जो सिटीजनशिप को डिफाइन करता है, जो जम्मू कश्मीर में लगा, उसमें गिरधारी लाल डोगरा साहब उसके की मेंबर थे। और जो शेख का हटने का जो इवेंट हुआ था 9 अगस्त 1953 को, उसमें ये किताबों में बहुत सारी चीज़ों में ये लिखा है, बहुत सारे रिकॉर्ड इसके पब्लिक में अवेलेबल हैं, कि रात को मीटिंग हो रही थी डॉक्टर करण सिंह के घर पे, और वहाँ पे दिल्ली से भी कुछ जो होम डिपार्टमेंट के और मुख्तलिफ वजारतों के लोग थे। लेकिन उसमें बख्शी गुलाम अहमद, श्यामलाल सराफ, गिरधारी लाल डोगरा, DP धर, ये सारे लोग थे। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के भी हमें आपकी जो लीडरशिप है उसमें अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, जिसकी वजह से डॉक्टर करण सिंह ने शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया। उसमें जो की सिग्नेटरी थे 5, उनमें भी गिरधारी लाल डोगरा एक थे। इसी तरह से तो वो बख्शी गुलाम अहमद की गवर्नमेंट में जा पाए, तो लिहाजा उसमें भी एक उनका बड़ा की रोल रहा। अब लेट 1950s में जब हम चले जाते हैं, उसमें एक बड़ी दिलचस्पी की चीज़ आपके सामने आती है। 1957 के जो इलेक्शंस के आउटकम थे, उसके बाद फिर बड़े पैमाने के ऊपर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में होने लगी। शेख के अरेस्ट और डिसमिसल के बावजूद बख्शी ने जब गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को रीनेम नहीं किया, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रखा। लेकिन जो शेख अब्दुल्ला जिन्होंने पार्टी बनाई थी, अब वो जेल में थे। 1957 के बाद क्या हो गया, जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो चाहे बख्शी की या शेख के दौरान रही हो,
इसमें मुल्क भर में जो राइट विंग पॉलिटिकल थिंकिंग है वो इनको कहते थे कि ये क्लोजली अफिलिएटेड है कम्युनिस्ट थिंकिंग के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये क्लोजली अफिलिएटेड हैं। वो बात फूट कर जो है वो सामने कब आई, 1957 के इलेक्शन के बाद, जब एक बड़ा गुट है नेशनल कॉन्फ्रेंस में से जो जीएम सादिक जिनको लीड कर रहे थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में से ये लड़ पड़े बख्शी गुलाम अहमद के साथ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में से टूटकर बाहर निकल आए और इन्होंने बनाया अपनी पार्टी, जिसको बनाया इन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये सही मानों में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये पहली एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी, जिसमें सादिक के अलावा जो बड़े नाम इसमें शामिल थे वो गिरधारी लाल डोगरा और राम प्यारा सराफ थे। और ये फिर बाद में इन्होंने एफिलिएशन जो है वो भी सीख की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अपनी एफिलिएशन भी सीख की। ये एक बड़ा मतलब एक पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट की डिबेट्स में भी बहुत सारी बातें आई हैं। उस वक्त के अखबारात, मैगजीन्स वगैरह, किताबें अगर उठाकर आप देखें तो, क्योंकि इंडिया का उस वक्त चाइना के साथ बहुत बड़ा मसला चल रहा था, तब अगर आपको कोई अफिलिएटेड मिलता था लेफ़्ट थिंकिंग के साथ, कम्युनिस्ट अगर आपको मिलता था, तो वो आज उसी तरह से, जैसे आज पाकी पाकी करते रहते हैं, वैसे उसी तरह से उनको देखा जाता था। ये पार्टी रही 1957 में, 58 में, ये एक मेन अपोजिशन पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने, ये मेन अपोजिशन पार्टी थी। इसमें आप 17-18 के करीब लोग थे, 12-13 तो लेजिस्लेटर थे, एमएलएस थे और कुछ एमएलसीज थे, मिला के ये थे। इस दौरान 1957 से लेकर 1961 तक जो गिरधारी लाल डोगरा साहब हैं वो मिनिस्टर नहीं थे। ये गलत आता है जहाँ पे कि वो लगातार थे, इस दौरान वो नहीं थे। 1960 में क्या हुआ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, जैसे आज भी आप बहुत सारी पार्टियों के लिए आप देखते हैं कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। वेस्ट बंगाल में जाएं तो वो कहेंगे ये एंटी नेशनल है, ये बिरयानी खिलाते हैं। आप बहुत सारी, आप जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते हैं कि ये हैं ही पाकिस्तान के यार हैं। उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी को बनाकर ऑपरेट करना जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं थी, तो लिहाजा ये हीट वो प्रेशर ये भी फील कर रहे थे। तो लिहाजा दिसंबर 1960 में जीएम सादिक ने एक स्टेटमेंट इशू की। उसने कहा कि जिस किस्म से हमारे तनाज़ात, हमारे कन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान के चाइना के साथ इमर्ज हो रहे हैं, उस सूरत में हमें लगता है कि हमें पूरे मुल्क में जो एक हमारी सियासी सोच है उसको यकमुश्त बनाकर हमें रखना पड़ेगा, एक जैसे हमें बनाकर रखना पड़ेगा। तो लिहाजा हम अपनी जो डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको हम डिसबैंड करके वापस हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। इसके चलते 30 जनवरी 1961 को इनको, सादिक को और इनके जो बाकी साथी हैं इनको और गिरधारी लाल डोगरा साहब को, इनको वापस काबीना में ले लिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन हुई जिसमें सिर्फ 11 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 4 डिप्टी मिनिस्टर थे, जिनमें गिरधारी लाल डोगरा और जीएम सादिक ये शामिल हो गए थे। एक जो, जब इनकी जो डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम वापस जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोगों ने वो डिफाई किया था, जिनमें से एक थे राम प्यारा सराफ, वो भी सांबा के रहने वाले थे। राम प्यारा सराफ साहब बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेशनल लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे शख्स बने जिनको वहाँ पे सीट मिली। मज़ीद ये जो अर्ली टू मिड 1960s का जो वक्त है, इसमें मज़ीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आई कि अब क्योंकि भारतीय जनसंघ जो हिंदुस्तान भर में एक इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी बन रही थी, लेकिन जम्मू में भी वो अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड करना चाहती थी। अब यहाँ पे जम्मू में थी प्रजा परिषद, जम्मू प्रजा परिषद, जेपीपी ये पार्टी थी। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ क्लैश करते रहेंगे तो अपना ही वोट बैंक वहाँ पे डिवाइड करते रहेंगे। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि एक जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट फ्रंट 2002 के इलेक्शन के दौरान बनी, बाद में बीजेपी के साथ बहुत सारे लोग उनके मर्ज हो गए। तो इसके चलते 1963 में, इन 1963, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के लीडरशिप में जो जम्मू प्रजा परिषद है वो भारतीय जनसंघ में हो गई मर्ज, यानी जो वो बन गई, जो बीजेपी का प्रिकर्सर था भारतीय जनसंघ, उसमें जो जम्मू की ओरिजिनल ऑथेंटिक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ना उससे पहले जम्मू की उस लेवल की कोई पॉलिटिकल मूवमेंट थी, ना उसके बाद आज तक जम्मू की उस लेवल की कोई ओरिजिनल ऑथेंटिक पॉलिटिकल मूवमेंट। हालांकि पूरे जम्मू सूबा के नहीं थी, ये जो तवी बेसन है इसी एरिया के थी, लेकिन लोग इन्वॉल्व थे उस पर मैसिव तरीके के पे। एजुटेशनल पॉलिटिक्स भी थी, इंटेलेक्चुअल परसूट में भी लोग शामिल थे। वो शामिल हो गई 1963 में भारतीय जनसंघ में।
अभी जब मैं पिछले महीने अक्टूबर के महीने में देवेंद्र सिंह राणा साहब ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर तो उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, तो उन्होंने कहा कि ये जम्मू के मफाद के लिए और मुल्क के मफाद के लिए मैंने ये फैसला लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर तो बीजेपी ज्वाइन की। तो तब मैंने कहा था कि ऐसा पहले बहुत बार हो चुका हुआ है कि आप जम्मू के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, लेकिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जम्मू वही सवाल पूछ रहा होता है। अब जम्मू प्रजा परिषद मर्ज होगी भारतीय जनसंघ में, जो बीजेपी का प्रिकर्सर था, और अभी भी हम बीजेपी में ढूंढ रहे हैं जो जम्मू का जो वो अस्तित्व है, जम्मू का वर्चस्व है, जम्मू की जो पहचान है, वो अभी भी हम जम्मू में ढूंढ रहे हैं। ये बात है 1963 की। 1964 में गिरधारी लाल डोगरा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने खैराबाद कही और वो शामिल हो गए कांग्रेस में। ये थी उनकी जर्नी, कांग्रेस में वो शामिल हो गए और 1975 तक जो है, यानी 1964-65 में आपको पता, तब तक कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में उसका ज़्यादा वजूद नहीं था। तो कांग्रेस का एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ ये था कि भाई आप कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस का यूनिट जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश किया। जिस तरह से आज लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां छोड़कर बीजेपी शामिल होते हैं और ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है नेशनल इंटरेस्ट में, एग्जैक्टली इसी तरह पे आप किसी बुज़ुर्ग से बात कर लें या कोई किताब पढ़ लें, 1960s में, 70s में एग्जैक्टली इसी तरह से होता था कि आप एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी, इंस्टीट्यूशन या प्रोसेस छोड़कर आप कांग्रेस में शामिल होते थे और ये कहते थे कि ये काम हमने कर दिया है अब नेशनल इंटरेस्ट में, इससे जो है जम्मू का जो एक पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाएगा और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी, जो एक भारत का नेशनल इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर हो जाएगा। डोगरा साहब फिर से मिनिस्टर भी बन गए जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली उसके बाद, क्योंकि फिर कांग्रेस का ही सारा तरीकाकार यहाँ पे बन गया, मिनिस्टर भी बन गए। इसके साथ भी रहे, सादिक के साथ भी मिनिस्टर रहे और उसके बाद सैयद मीर कासिम के साथ भी मिनिस्टर रहे। 1975 तक मुसलसल वो मिनिस्टर रहे, क्योंकि 1972 में जो आखिरी इलेक्शन हुए उसमें कासिम आए और 75 तक उनकी गवर्नमेंट हुई। 75 में एक ऐसी यूनिक डेवलपमेंट इंडिया में हुई कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसकी जो नेशनल पार्टी है उन्होंने कहा कि आप स्टेप डाउन करो, क्योंकि हमने किसी के साथ एक नेगोशिएशन की है और उनको गवर्नमेंट बनाने दो। तो एक 4 मेंबर कैबिनेट जो शेख अब्दुल्ला की बनी 1975 में, कांग्रेस की जो बनी हुई गवर्नमेंट थी, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। उस गवर्नमेंट में भी गिरधारी लाल डोगरा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया और शेख अब्दुल्ला आ गए, लेकिन एज लेजिस्लेटर जो है वो 1977 तक ज़रूर रहे। 77 में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि कांग्रेस की लेजिस्लेचर कांग्रेस की थी, लेकिन गवर्नमेंट थी शेख अब्दुल्ला की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब दिल्ली में कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह से हो रही थी तो कांग्रेस को ये लग रहा था कि क्यों ना हम अपने आप को, एमरजेंसी वगैरह के बाद इमर्ज हो रहे थे, क्यों ना हम अपने आप की बहाली कहीं से शुरुआत करें। तो उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ की नेशनल कॉन्फ्रेंस से, शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को गिराने का मंसूबा बनाया और कांग्रेस का एक पेश किया कि कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट खुद यहाँ पे बनाएगी। तब 40 से ज़्यादा कांग्रेस के मेंबरान थे असेंबली में। उस वक्त जो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर थे वो गिरधारी लाल डोगरा थे। तो एक नेचुरल चीज़ ये बनती थी कि अगर राजभवन में आप जाकर चिट्ठी दें कि हमारे चीफ मिनिस्टेरियल दावेदार कौन रहे होंगे, तो वो गिरधारी लाल डोगरा को होना चाहिए था। यानी एक ये नैरोली मिस हो गया कि जम्मू की वो जो कोर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ से एक शख्स, एक सज्जन चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए, ये वो वक्त था 1977 का, क्योंकि कांग्रेस ने नाम दे दिया मुफ्ती सईद साहब का कि ये बनेंगे कांग्रेस के, अगर गवर्नमेंट बनेगी तो ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उस वक्त के गवर्नर, ये कहानी किसी दिन और रहेगी, उस दिन के गवर्नर जो हैं LK झा, उन्होंने शेख अब्दुल्ला दिल्ली में थे, उन्होंने उनको अलर्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रही है। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि तरीका क्या है, तो झा साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सेक्शन 92 आपको एम्पावर करती है कि आप बतौर चीफ मिनिस्टर मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हैं असेंबली को ही डिज़ोल्व करने का। उन्होंने ऐसा ही किया, असेंबली डिज़ोल्व हो गई। 6 महीने के लिए वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद इलेक्शन हुए, एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वो जीत कर आ गए। 1980 के जो इंतखाबात हुए लोकसभा के, उसमें जम्मू पुंछ से जीतकर डोगरा साहब दिल्ली गए, लोकसभा के मेंबर रहे, उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 1984 के जो इंतखाबात हैं वो उन्होंने उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते। 1982 में इनकी बेटी संगीता जी की शादी अरुण जेटली साहब के साथ हुई, इसलिए जब मोदी साहब आए थे, या बाकी लोग भी कहते हैं यहाँ पे जम्मू में कि डोगरा साहब की जो दोस्ती है, उनकी फ्रेंडशिप है, वो अक्रॉस द
द पॉलिटिकल पार्टीज़, यकीनन वो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ रही। इनका जो हम सियासी करियर जो है वो एग्जामिन करते हैं, वो वाकई ही उसके बहुत कम पैरेलल आपको यहाँ वहाँ नज़र आएंगे कि इतना कदावर लीडर, और जम्मू से होकर आप इतने लंबे वक्त तक आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, लोकसभा के मेंबर भी रहे, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर आप रहे। आपका वाकई ही नाम, आपका कद, आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी रही कि प्राइम मिनिस्टर आए ज़ाती तौर के ऊपर, आपके जो सेंटेनरी के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर जम्मू में आए। एक बात मैं याद कर रहा था, जम्मू के ही एतबार से मैं बात याद कर रहा था कि कश्मीर को और दिल्ली को अक्सर तो कटघरे में खड़ा किया जाता कि उन्होंने जम्मू का कुछ नहीं किया। 1948 में जब कश्मीर यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन डाली जा रही थी, तब गिरधारी लाल डोगरा साहब जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जब जम्मू यूनिवर्सिटी बनी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से बाइफरकेट होकर जब जम्मू यूनिवर्सिटी एक अपनी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए बनी, तब भी गिरधारी लाल डोगरा फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन इन दोनों इवेंट्स में जो एक वक्फा है वो 20 साल का था। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी 1948 में बन रही थी, और जम्मू में लेट 1960s में 1968-1969 में जाकर जम्मू में यूनिवर्सिटी बनी। इस दौरान ये इतने इतने बड़े बड़े जो कदावर लीडर हैं, ये सरकार में बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर थे। ये यहीं तक नहीं, ये तक भी डिसाइड करते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर का पुलिंग डाउन, चीफ मिनिस्टर की तब्दीली, जैसे बख्शी के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन आए, उसके बाद सादिक आए, उनमें की रोल जो है वो इनका था। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को हम बड़े रेवरेंस के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ हम याद करते हैं, लेकिन जब आप सियासत में रहे होते हैं तो वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा मांगते रहेंगे। आपको जो है हिस्ट्री हमेशा जज करती रहेगी। ये एक मुख्तसर सी बात थी जो डोगरा साहब की ज़िंदगी के बहुत सारे कम पहलुओं को जो उजागर करती थी। मज़ीद उनकी लाइफ के ऊपर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और लोगों तक जो बात है, उनके सफ़र की, ज़िंदगी का सफ़र है, वो लाने की ज़रूरत है। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और मेरा भी डोगरा साहब को मैं भी अपना खराज अकीदत पेश करता हूँ। थैंक यू।